अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और हम डिस्कस करने लगे हैं 2020 का नम्स का पेपर और इसका बायोलॉजी सेक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच क्लास। फाइलम कॉर्डेटा जो है उसकी जो 4-5 बड़ी क्लासेस हैं जिसके अंदर फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, उनमें से 4 यहाँ पर दी हुई हैं। एंड दे आर आस्किंग अबाउट द फीडबैक सिस्टम और उसके अंदर जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। तो इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये हार्मोनल से रिलेटेड है या ये होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है, बट मेरा आइडिया ये है कि होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस के अंदर यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उससे सेम रखने के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होम्योस्टेसिस के अंदर आता है, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन है या ऑस्मोरेगुलेशन है या एक्सक्रीशन है। अब उसके अंदर इसे कंट्रोल करने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो नेगेटिव फीडबैक होता है यानी एक काम एक डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो उसके ऑपोजिट कोई इफेक्ट लाया जाए और उस काम को रोका जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग के ज़रिए अगर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो किडनीज़ को मैसेज दिया जाए कि यूरिन ऐसा बनाए कि वाटर का अमाउंट जो है वो स्टोर किया जा सके बॉडी के अंदर। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन, ये वो एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा टेम्परेचर के रेगुलेशन का। तो वो होते हैं एंडोथर्म्स यानी वो एनिमल्स जो इंटरनली अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो उसके अंदर 2 क्लासेस आती हैं, एक मैमल्स होते हैं और एक बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स नहीं दिया हुआ, अगर बर्ड्स दिया होता तो ये 2 ऑप्शंस बन जाते। तो क्लास मेमेलिया वो क्लास है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होम्योस्टेसिस या थर्मोरेगुलेशन जो है वो मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बाकी जो 3 क्लासेस हैं दे आर एक्टोथर्म्स, तो इनके पास इस तरह का कोई इंटरनल रेगुलेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो रिलाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल्स इज टू। अब ये पेपिलरी मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हार्ट का सिंपल सा वर्जन है, ठीक है। ये 4 चेम्बर्स का हार्ट है, ये 2 जो हैं ये एट्रिया है और ये 2 वेंट्रिकल्स हैं। सो दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में ओपनिंग होती है जिसके ऊपर वाल्व लगा होता है। राइट साइड पे जो वाल्व होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पे जो वाल्व लगा होता है वो कहलाता है बाइकस्पिड, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर 3 पीसेस होते हैं। अच्छा, अब जो एट्रियम है उसके अंदर से जो ब्लड है वो आता है वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाता है बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर। राइट साइड से जाता है पल्मोनरी उसके अंदर, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, और लेफ्ट साइड से जाता है एओर्टा के अंदर। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है यहाँ से पाइप निकल रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पाइप निकल रहे होते हैं। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ने इस डायरेक्शन के अंदर जाना होता है, वापस इधर नहीं जाना होता। लेकिन ब्लड वापस जा भी सकता है इधर। तो जैसे ही ब्लड यहाँ से जाने की कोशिश करता है ये वाल्व बंद हो जाता है। लेकिन प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो तो ये वाल्व पीछे की तरफ भी खुल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए इनके साथ कुछ रोप लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई। और ये जो कॉर्डाई टेंडिनाई हैं ये हार्ट की जो वॉल है, वेंट्रिकल की जो वॉल है, इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनके साथ अटैच होते हैं। तो दीज आर नोन एज पेपिलरी मसल। इन पेपिलरी मसल्स का काम ये होता है कि इन कॉर्डाई टेंडिनाई के ज़रिए वाल्व को खींच के रखें ताकि जब वेंट्रिकल से ब्लड वापस जाने की कोशिश करे तो सिर्फ ये दरवाज़ा बंद हो, सिर्फ ये वाल्व बंद हो, ये पीछे की तरफ ना खुले। तो इनका ये फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल इज़ टू, ऑप्शन ए है, मूव ब्लड फ्रॉम सेमिलुनर वाल्व इनटू द पल्मोनरी वेन। इसका ऐसा कोई काम नहीं है। प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द एट्रियम या एट्रिया। तो ये वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर ब्लड नहीं जाने देते। पुश द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू लेफ्ट, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड नहीं जाता अनलेस कि वहाँ पर कोई होल हो, जिसे हम ASD कहते हैं। ये तो एबनॉर्मेलिटी होगी, इसके अंदर पेपिलरी मसल्स का कोई रोल नहीं है। एंड पुश द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू एओर्टा, लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्टली एओर्टा के अंदर ब्लड नहीं जाता बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर ब्लड जाता है। मैं दिखा दूँ ये किस तरह के नज़र आते हैं पेपिलरी मसल। सो दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। these are the cusp, जो कि वाल्व है हमारे पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दिस पार्ट इज़ द वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं दीज आर पेपिलरी मसल्स और इनसे ये बारीक बारीक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि जाके इस वाल्व के कस्प को पकड़े हुए हैं, दीज आर कॉर्डाई टेंडिनाई। दूसरी कोई डायग्राम देखते हैं, दूसरा कोई स्ट्रक्चर। Okay, so this is another diagram.
दिस इज़ द वाल्व और ये इसके पीसेस हैं, ठीक है। ये मिट्रल वाल्व है जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। एंड दीज आर द पेपिलरी मसल्स, ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं और इनसे ये कॉर्डाई टेंडनाई नज़र आ रहे हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। सो फ्लो ऑफ ब्लड का जो करेक्ट पाथवे है वो क्या है? सो फर्स्ट वी नो दैट देयर इज़ एन आर्टेरियोल एट वन एंड and then there is a venuole on the other end, but there is no venuole in this question. तो arterioles के बाद जो है वो there are smaller arterioles which are known as meta arterioles जिनसे capillaries arise होती हैं, and then there are some channels which are known as thoroughfare channels which are basically direct anastomosis, जो कि arteriole और venules के दरमियान में या meta arteriole और venuole के दरमियान में डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं जो कि कैपिलरीज को बाईपास करते हैं। तो आर्टेरियोल से ब्लड जाता है मेटा आर्टेरियोल के अंदर, मेटा आर्टेरियोल से जाता है थोरोफेयर चैनल्स के अंदर, एंड देन इट गोज़ टू दी कैपिलरीज। आर्टेरियोल के बाद डायरेक्टली थोरोफेयर चैनल्स नहीं आते, थोरोफेयर चैनल्स पहले नहीं आते आर्टेरियोल से, एंड मेटा आर्टेरियोल के बाद आर्टेरियोल्स नहीं आते। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। ये एक डायग्राम है जो कि एक्सप्लेन करेगी इसे। इस साइड पे हमारे पास ये आर्टेरियोल मौजूद है, इस साइड पे हमारे पास वेनियोल मौजूद है। आर्टेरियोल से जो निकलता है एक अदद स्मॉलर आर्टेरियोल वो कहलाता है मेटा आर्टेरियोल, और इस मेटा आर्टेरियोल से निकलती जाती हैं कैपिलरीज। अब ये मेटा आर्टेरियोल एक पॉइंट पर जाके वेनियोल के साथ अटैच होता है, तो दिस कनेक्शन इज़ आल्सो नोन एज थोरोफेयर चैनल्स। ये जो थोरोफेयर चैनल्स हैं ये कई बार ऐसा होता है कि ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के बिल्कुल स्टार्ट में स्मूथ मसल की लेयर होती है जो कहलाता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि इस कैपिलरी के अंदर ब्लड जाना है या नहीं जाना। तो इफ़ ऑल द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड तो कैपिलरी बेड जो है इन कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड मूव नहीं करेगा, और जब इन कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड मूव नहीं करेगा तो यहाँ का जो ब्लड है वो डायरेक्टली इस थोरोफेयर चैनल के ज़रिए चला जाएगा वेनियोल के अंदर। तो ये जो है पाथवे है ब्लड का। ये काफ़ी ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं थोरोफेयर चैनल्स, यही जो मेटा आर्टेरियोल्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स के ये जो कैपिलरी बेड्स होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ सीक्रेटेड बाय। अच्छा, ये जो सिंध बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये वाला जो टॉपिक है वो इतना डिटेल में नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स और वेनियोल्स मौजूद हैं। मेटा आर्टेरियोल्स और जो थोरोफेयर चैनल्स हैं इनका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया हुआ। तो ये मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि जो क्वेश्चंस जो हैं हमारी सिंध बोर्ड की बुक से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने पंजाब और KPK की बुक जो है वो इतना पढ़ी नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया कि उनमें क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। ना इंट्रिंसिक फैक्टर ये अगेन एक क्वेश्चन है जो कि नहीं दिया हुआ, जो टॉपिक नहीं दिया हुआ बुक के अंदर, ये रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ऑब्वियसली समझ आ रहा है जो ऑर्गन्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये सीक्रेट होता है कौन से स्ट्रक्चर से? तो इसका आंसर है स्टमक। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली एक तरह का कंपोनेंट होता है जो कि स्टमक के जो सेल्स होते हैं उनमें से एक टाइप के सेल्स रिलीज़ करते हैं, और इस इंट्रिंसिक फैक्टर का जो फंक्शन होता है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक के एक तरह के सेल्स होते हैं विच आर नोन एज पैराइटल सेल्स, और इनका एक और नाम भी होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स। ये वही सेल्स हैं जो कि HCl प्रोडक्शन करते हैं, इन्हीं से HCl रिलीज़ होता है और इन्हीं से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है। HCl के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये कंबाइन होता है विटामिन B12 के साथ, और ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये जाकर एब्जॉर्ब होता है इलियम के अंदर। सो इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस ना हो रहा हो किसी रीज़न की वजह से, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड देन देयर इज़ अ डिजीज़ जिसके अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाने वाले सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, या एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। तो HCl प्रोडक्शन तो हो रही होती है बट इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो नहीं आ रहा होता, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से विटामिन B12 जो है वो ज़रूरी होता है ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एक टाइप का एनीमिया हो जाता है, दैट इज़ नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू दी। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज जो है वो होता है प्लांट्स के अंदर। Now the question is translocation of organic solutes in plant takes place. Easy question. Sieve tubes होती हैं, जो फ्लोइम होता है उसके अंदर बेसिकली एक तो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सीव ट्यूब्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सीव प्लेट्स मौजूद होती हैं, जिसे आप छलनी कहते हैं, उस तरह के पोर्स वाली लेयर्स मौजूद होती हैं इसके अंदर।
तो ये सीव ट्यूब्स हैं, इनके साथ साथ लगे हुए जो सेल्स होते हैं वो कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं, जो कि सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, बट मेनली इनके थ्रू जाता है पूरा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है मैंने एक्सप्लेन किया। फाइबर्स जो हैं ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर आते हैं। वेसल्स जो हैं इनके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। द ओनली वेन इन द ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली जितनी भी वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक नाम ऐसा है जो आर्टरीज़ के अंदर ऐसा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मेनली जो आर्टरी और वेन को डिफ़ाइन किया जाता है वो डिफ़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो जो ब्लड लेकर जा रही हैं वो हार्ट से लेकर जा रही हैं या हार्ट की तरफ लेकर आ रही हैं। तो अगर वो हार्ट से लेकर जा रही होती हैं तो वो आर्टरी कहलाती है, और अगर हार्ट की तरफ लेकर आ रही होती है तो वेन कहलाती है। बट देयर इज़ एन आर्टरी जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जाती है टू द लंग, एंड दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। तो चूंकि ब्लड हार्ट से लेकर जा रही है तो आर्टरी कहला रही है, और लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। सो दिस आर्टरी हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली लंग्स से वापस लाने वाली हार्ट की तरफ जो वेसल है वो वेन है, और ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। और चूँकि लंग से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, बल्कि इनमें से ये जो 3 सेल्स हैं ये इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं, जबकि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये बेसिकली प्लेटलेट्स हैं। इनका कोई रोल जो है वो इम्यूनिटी के अंदर नहीं है, इम्यून सिस्टम के अंदर नहीं है। अब ये जो तीनों सेल्स हैं इनमें से जो 2 सेल्स हैं ये वाले, इनका काम ये मैक्रोफेजेस के अंदर आते हैं, यानी बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो ये इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की बात की जा रही है। तो वो प्रोवाइड करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के अंदर 2 तरह के सेल्स आते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। इन दोनों के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मेमोरी सेल्स एक बार किसी एंटीजन से फाइट कर लेते हैं तो फ्यूचर के लिए जो है ये सेव करके रख लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर वो एंटीजन, वो बैक्टीरिया, वायरस अगर दोबारा आता है तो ये फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो लिम्फोसाइट वो सेल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द ब्लड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 4 ऑप्शंस के अंदर 2 आर्टरीज़ हैं और 2 वेन्स हैं। तो वेन्स जो हैं उनकी वेसल्स, उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और इस वजह से उनके अंदर मसल्स कम होते हैं, और मसल्स कम होने की वजह से उनके अंदर प्रेशर जो है वो लो होता है। तो वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है विद लो प्रेशर। तो इन 2 में से कोई आंसर है। तो इनमें से जिसकी वेसल जितनी ज़्यादा थिक होती है उतना ज़्यादा उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं और उतना ज़्यादा उसके अंदर ब्लड प्रेशर होता है। सो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एओर्टा जो है ना ये थिकर वॉल वाली वेसल है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उससे थिनर वॉल्स होती हैं। तो एओर्टा के अंदर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। दी ऑटोइम्यून डिजीज़ एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जिसके अंदर हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के किसी पार्ट के ख़िलाफ़, बॉडी के किसी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ जो है वो अटैक कर देता है। नॉर्मली ये होता है कि इम्यून सिस्टम कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को रिकग्नाइज़ करता है, उनको हम नाम देते हैं एंटीजेंस का। जिसको भी इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ कर सके, जिस भी स्ट्रक्चर को इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ कर सके, मॉलिक्यूल को, वो एंटीजेंस कहलाते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। एक होते हैं सेल्फ एंटीजेंस जो कि हमारी बॉडी के अपने, और एक होते हैं फॉरेन एंटीजेंस जो बॉडी के बाहर से आते हैं। सेल्फ एंटीजेंस वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बॉडी का पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम इन्हें वो तो करता है, रिकग्नाइज तो करता है, बट इनके खिलाफ नॉर्मली अटैक नहीं करता। फॉरेन एंटीजेंस वो होते हैं जो कोई दूसरा स्ट्रक्चर जो है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर आ जाए तो वो फॉरेन एंटीजन कहलाता है। जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के ऊपर एक छोटा सा मॉलिक्यूल लगा हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है, और चूँकि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है तो ये इसके लिए फॉरेन एंटीजन होगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर ये होता है कि बॉडी के अपने ही किसी, फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स हैं, तो बीटा सेल्स के ऊपर कोई एंटीजन लगी हुई है जिसको इसने रिकग्नाइज़ किया एज़ फॉरेन। हालांकि ये सेल्फ एंटीजन है बट फॉरेन के तौर पर रिकग्नाइज़ किया और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ का मतलब अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही एंटीजन के खिलाफ अटैक कर रहा है। Now urine leaves the kidney through a duct called, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, दिस इज द किडनी
और इससे जो पाइप निकलता है जो कि यूरिन को ड्रेन करता है किडनी से और नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। So this structure is known as a ureter. So we have two kidneys, दोनों साइड पे एक एक किडनी हो गई, देन उनसे निकलने वाले पाइप में दोनों साइड पे एक एक यूरेटर हो गया। तो ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये दो हैं, और उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ब्लैडर एक है, और उसके बाद जो यूरिथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर जाता है वो भी एक है। तो दैट स्ट्रक्चर इज़ यूरेटर। पेल्विस जो है ये बेसिकली यहाँ पर जहाँ से यूरेटर निकलता है वो एरिया थोड़ा सा डायलेटेड होता है, बड़ा होता है। दिस एरिया इज़ नोन एज पेल्विस। जो यूरिन है वो बनने के बाद इस एरिया में ड्रेन होता है, हर तरफ से जो यूरिन ड्रेन हो रहा होता है वो इस पॉइंट के ऊपर होता है, और फिर यहाँ से यूरिन बाहर जाता है। देन यूरिथ्रा मैंने बताया वो पाइप है जो कि ब्लैडर से लेकर जाएगा, ठीक है। पेल्विस, और उसके बाद नेफ्रॉन बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जिससे किडनीज बनी होती हैं। सो देयर आर अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो कि एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के बारे में एक बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है, दिस इज़ नॉट अ सेल, दिस इज़ अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये पूरी एक ट्यूब होती है जिसका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। नाउ डाइजेशन ऑफ विच फूड कॉम्पोनेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर वैसे तो डाइजेशन सबकी स्टार्ट हो जाती है, बट वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है जिसके अंदर वो लार्ज पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल के अंदर टूट रहे होते हैं। बट केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर, जिसका नाम है अमाइलेज, सिलिवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज जो है वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट नहीं होती। प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर स्टार्ट होती है, और फैट्स की डाइजेशन आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। नाउ इन ह्यूमन गट काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। Now what are these chylomicrons? Chylomicrons के बारे में पूछा है, they are formed by the combination of। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो छोटे छोटे होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिमिलरली प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो अमीनो एसिड बन जाते हैं, और अमीनो एसिड भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये दोनों डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि इनको पानी से कोई मसला नहीं होता। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो वो जब फैट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते ब्लड के अंदर। उसका रीज़न ये है कि ब्लड के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, और लिपिड्स और पानी की बनती नहीं है, तो लिपिड्स अलोन ट्रैवल नहीं कर सकते। तो लिपिड्स को कंबाइन किया जाता है, फैट्स को कंबाइन किया जाता है, लिपिड की डिफरेंट वैराइटीज़ को कंबाइन किया जाता है प्रोटीन्स के साथ। तो प्रोटीन्स और फैट्स का जो मिक्सचर होता है उसके डिफरेंट नेम्स हैं, उनमें से एक टाइप होती है काइलोमाइक्रॉन्स की। इसके अलावा इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो ये तमाम जो हैं ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन्स की टाइप्स हैं। लाइपोप्रोटीन्स के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं। तो काइलोमाइक्रॉन्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि ये सेफली ट्रैवल कर सकें ब्लड के अंदर, बिकॉज ये इफ़ यू रिमेंबर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है, दिस इज़ द विलाई, कहाँ गया, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं विच आर कॉल्ड विलाई। तो एक तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरी मौजूद होती है, और दूसरा इसके अंदर लिम्फ कैपिलरी मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्टील। तो ये जो लिपिड्स हैं ये चले जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर सेल्स जो हैं इन्हें कन्वर्ट करते हैं काइलोमाइक्रॉन के अंदर, और फिर ये लिम्फ में जाते हैं, और लिम्फ से ड्रेन होने के बाद फिर ये ब्लड में आते हैं एज काइलोमाइक्रॉन। तो डायरेक्टली जो है ना वो लिपिड्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आ सकते। तो ये एक पिक्चर है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के लाइपोप्रोटीन्स दिखाए गए हैं, दीज आर काइलोमाइक्रॉन्स। इसके अंदर भी ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, एंड देन दीज आर VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दीज आर IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी, दीज आर LDL। ये बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आते हैं, बैड लिपिड्स के अंदर आते हैं, और ये अगर एक्सेसिव हो जाएं तो फिर ये डिपॉजिट होने लगते हैं आर्टरीज़ के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन हो जाती है। HDL आर कंसिडर्ड एज गुड लाइपोप्रोटीन्स, और ये हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा HDL का अमाउंट होगा बॉडी के अंदर, जितना कम इन बाकी LDL, VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स का अमाउंट होगा, उतना ज़्यादा हेल्दी कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनके अंदर दो चीज़ें हैं, लिपिड्स और प्रोटीन, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स, और उनको कंबाइन किया जाता है प्रोटीन्स के साथ। बेसिकली कवर किया जाता है प्रोटीन से, बिकॉज ये अगर लिपिड है और इसके अराउंड आप प्रोटीन चढ़ा दें तो ये ट्रैवल कर सकता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, क्योंकि प्रोटीन्स और वाटर जो है उनकी आपस में बनती है। Now the dark reaction of photosynthesis takes place in dash of the chloroplast. If this is the chloroplast, ये अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो सिंगल भी होते हैं और इस तरह से ग्रुप में भी मौजूद होते हैं। सिंगल वाले जो हैं ये कहलाते हैं थाइलाकॉइड, और ग्रुप्स में जो होते हैं दे आर नोन एज ग्रेना। तो थाइलाकॉइड्स और ग्रेना ये होते हैं, इनके अंदर होता है लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर लाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है दो तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक को हम कहते हैं ATP और दूसरा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किया जाता है, वो कहलाता है NADPH। तो ये दोनों रिएक्शंस लाइट रिएक्शन, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये लाइट रिएक्शंस के अंदर बनते हैं और फिर इन दोनों की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। अब वो डार्क रिएक्शन जो है वो इनके बाहर होता है एंड दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। तो ये जितना एरिया बाहर का है इनके अराउंड दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बन फिक्सेशन की जाती है और उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनसे आगे जाकर ग्लूकोज बनता है। Now the next question is, which of the following occurs in the body in response to the secretion of glucagon? ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन जो कि पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। पेनक्रियास के अंदर एक तो अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो ग्लूकागॉन जो है वो जब रिलीज़ होता है तो क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। देखिए ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन तब बनेगा जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होगा। ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज़ नहीं होता बल्कि इंसुलिन रिलीज़ होता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है और ये ग्लूकोज को सेल में ले जाकर कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन में। ये काम लिवर सेल्स में भी होता है, ये काम मसल सेल्स के अंदर भी होता है। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, अगेन दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो और ये ग्लूकोज को ले जाता है सेल के अंदर, तो ब्लड में से ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द मसल सेल, दिस इज़ द सेम थिंग। इंसुलिन काम करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाता है, मसल्स के सेल में भी और लिवर के सेल्स के अंदर भी। तो लास्ट जो बच गया वो है प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये इनकी बुक में नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज का एक्चुअल एक्शन नहीं पूछा, बल्कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज किस हार्मोन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो वर्क करते हैं डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, उनको किसी सेकंड मैसेंजर सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन की तरह एक प्रोटीन हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो ज़्यादातर प्रोटीन हार्मोन्स, ज़्यादातर क्या तकरीबन सारे ही प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं वो सेल के बाहर से वर्क करते हैं। इनका रिसेप्टर सेल के बाहर लगा होता है और जब ये रिसेप्टर के ऊपर आकर बैठते हैं तो अंदर कोई ना कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है जो एक्टिवेट होता है, जिसमें कुछ में जो है वो ये साइक्लिक AMP होता है। जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर पर आकर बैठता है, एक एंजाइम इसके साथ लगा होता है जिसका नाम होता है एडेनाइलेट साइक्लेज। ये एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, ATP को तोड़ता है और उससे साइक्लिक AMP बनाता है। तो दिस इज़ द सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो जैसे ही ग्लूकागॉन आकर बैठेगा अपने रिसेप्टर के ऊपर, सेल के अंदर साइक्लिक AMP का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा। Now almost all of the freshwater animals and most of the marine vertebrates are dash। तो ज़्यादातर फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो और मरीन वर्टिब्रेट्स जो हैं वो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। उन्हें मेंटेन करना पड़ता है अपना बॉडी का एनवायरनमेंट, बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस है उसे मेंटेन करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स सिर्फ ऐसे हैं जिन्हें हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं, यानी जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो आइसोटोनिक होता है टू द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इन्हें किसी रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके अंदर वाटर का इनटेक और वाटर का लॉस जो है वो तकरीबन बराबर होता है, तो इन्हें रेगुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं और वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स का अमाउंट जो है वो मेनटेन करते हैं। नाउ इन मरीन इन्वायरमेंट द आयन सीक्रेटेड बाय द किडनी इज़। नाउ आई डोंट नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, बिकॉज किडनीज जो यूरिन एक्सक्रीट करेगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा। करेक्ट आंसर जो की के अंदर दिया हुआ है वो मैग्नीशियम है, बट आई डोंट नो व्हाई। इफ़ एनी ऑफ यू नो कि ये किस टॉपिक से लिया गया है या बुक की लाइन है अगर, या किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेट मी नो। आई डोंट गेट इट, क्योंकि मेरे ख्याल में तो किडनी से सोडियम भी जाएगा, पोटेशियम भी जाएगा, क्लोराइड भी, यूरिन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now which organ is called as the body's thermostat? Thermostat बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, और ये बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे एक फिक्स पॉइंट के ऊपर रखता है। पहली बात तो ये डिसाइड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो पॉइंट कहलाता है थर्मोस्टेट, वो सेट पॉइंट कहलाता है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट।
दिस इज़ कॉल्ड द सेट पॉइंट। और कोई भी टेम्परेचर अगर सेट पॉइंट से आगे पीछे होता है तो ये ऐसे मैकेनिज्म से स्टार्ट करता है जिससे वो टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पे आ जाए। तो हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोस्टेट कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दिस इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कंट्रोल करता है दूसरे ग्लैंड को, बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को, जबकि ये खुद अंडर कंट्रोल होता है किसके? हाइपोथैलेमस के। किडनीज आर नॉट ग्लैंड्स। किडनीज जो है ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं, यूरिन प्रोडक्शन करते हैं। बट किडनीज से भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है, एरिथ्रोपोइटिन। एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इससे डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, इसका कॉर्टेक्स होता है, इसका मेडुला होता है, डिफरेंट हार्मोन्स प्रोडक्शन होती है इससे। द अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कंट्रोल्ड बाय, सो दिस इज ए नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। ये जो बीच वाला यू शेप पार्ट है दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट एंड दिस इज द असेंडिंग पार्ट। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, ये परमिएबल होता है। और जो असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है टू, यहाँ पर बेसिकली एब्जॉर्प्शन होती है सॉल्यूट्स की। दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पर अगर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन करवानी है तो उसके लिए हार्मोन जो है वो आकर वर्क करता है, दैट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरॉन। अगर ये ना भी बताओ कहाँ काम कर रहा है, बट इफ़ यू नो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है तो वो एल्डोस्टेरॉन का काम होता है, बिकॉज द अदर 3 हार्मोन्स इनका कोई काम जो है वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है। एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन आता है यहाँ से दी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ से आता है एल्डोस्टेरॉन। एडीएच आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, और ये आकर वर्क करता है इस लास्ट पार्ट के ऊपर विच इज़ नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट, और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। ये क्या लिखा है? ग्लूकोस्टेरॉन। ग्लूकोस्टेरॉन क्या है भाई? ग्लूकोकॉर्टिसॉन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं जो कि यहाँ से आते हैं, कॉर्टिसॉल जिसके अंदर आता है, और इसका काम जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। ग्लूकोस्टेरॉन नाम नहीं है उसका। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से आता है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली नेक के अंदर मौजूद होता है और इसका काम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। हाँ, फिजिकल और बच्चों के अंदर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड अदर देन दैट ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। इनकी अगर ज़्यादती हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है, और अगर इनकी कमी हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड। अच्छा, बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट्स। दे आर ऑस्टियोब्लास्ट। जब वो बन जाते हैं सेल्स तो फाइनली वो सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि बोन को ब्रेक करते रहते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों होती है? तो बेसिकली बोन को शेप में रहना होता है। एक सेल्स हैं जो कि बोन फॉर्म कर रहे हैं मुसलसल, तो बोन प्रोड्यूस भी हो रही है, और एक सेल्स है जो कि बोन को तोड़ रहे हैं मुसलसल, तो बोन ब्रेक भी हो रही है। इसी वजह से बोन नॉर्मल शेप के अंदर रहती है। अगर मुसलसल बनती रहेगी तो आउट ऑफ शेप हो जाएगी और वीक हो जाएगी, तो ये बोन की कंटिन्यूस रीमॉडलिंग होती रहती है जिसकी वजह से बोन स्ट्रांग रहती है और शेप में रहती है। ऑस्टियोजेनिक्स कोई टर्म नहीं है, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक्स पता नहीं कहाँ से उठा के दी गई है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सेल्स होते हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, बट ये मिलकर काम करते हैं और ये अपने अराउंड बेसिकली एक मैट्रिक्स रिलीज़ करते हैं। ये अगर सेल है तो ये सेल्स अपने अराउंड एक अदद मैट्रिक्स बनाते हैं। ये मैट्रिक्स जो है ये कोलेजन और डिफरेंट प्रोटीन्स का बना होता है, और फाइनली ये बन जाते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स तो ऑस्टियोब्लास्ट है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड के अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट है। नाउ चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट, फंगल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर। तो ऑल्दो इन तीनों की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो मेनली बनी होती है सेलुलोज से। फंगल की जो सेल वॉल होती है वो मेनली बनी होती है काइटिन से। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया आते हैं तो इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो उसमें काइटिन भी पाया जाता है, लेकिन जो मेन मॉलिक्यूल होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये तीनों जो हैं ये हैं तो काफ़ी डिफरेंट, बट ये बिलोंग करते हैं एक कैटेगरी से। तीनों के अंदर प्रोटीन्स नहीं पाए जाते क्योंकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर खाली सेलुलोज होता है। फंगल की सेल वॉल के अंदर जो काइटिन होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, एक प्रोटीन है इसके अंदर और एक कार्बोहाइड्रेट है।
तो सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट यहाँ भी मिल गया। लिपिड्स सेल वॉल के अंदर नहीं पाए जाते, ये दोनों चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया होता तो ये आंसर हो सकता था। फॉस्फोलिपिड्स ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाता है तो ये तीनों की मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है, ये दोनों भी तीनों के मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। लेकिन सेल वॉल के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बेसिकली बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट फैमिली। तो सेलुलोज एक बड़ा पॉलीसैकेराइड है, एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। ये प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर होता है। फंगस की सेल वॉल के अंदर काइटिन पाया जाता है जो कि मिक्सचर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। दिस इज अगेन अ पॉलीसैकेराइड। एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन के अंदर ग्लाइकिन चेन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं जिन्हें लिंक किया जाता है अमाइनो एसिड से। सो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकिन। सो दिस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीनों के अंदर पाया जाता है। Now which type of leucoplast store lipids? तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड एक तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स। देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट जिनमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस मटेरियल जो है वो कंटेन करते हैं। अभी जो क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का मेन फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं अदर देन ग्रीन। इनका जो फंक्शन होता है वो टू गिव कलर्स एंड टू मेक प्लांट्स अट्रैक्टिव। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनका डिफरेंट स्टोरेज फंक्शंस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर जो है वो टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। एक डायग्राम है मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल फैमिली ऑफ प्लास्टिड्स। अच्छा, इतनी डिटेल जो है ये इस इनकी बुक में नहीं दी हुई। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स हैं जो कि इमेच्योर फॉर्म होती है प्लास्टिड की, ठीक है। उससे हमारे पास एक तरफ बनते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक तरफ बनते हैं क्रोमोप्लास्ट। एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है इनकी 3 टाइप्स हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट, एक है इलायोप्लास्ट और एक है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो रिलेटेड टू प्रोटीन्स होता है, नाम से पता लग रहा है। अमाइलो जो है अमाइलेज से अगर समझ आ रहा हो तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होते हैं। एंड जो इलायोप्लास्ट हैं विच आर ऑल्सो नोन एज ओलियोप्लास्ट, दे आर रिलेटेड टू द लिपिड्स। तो बेसिकली ये स्टोरेज के तौर पर वर्क करते हैं। ये प्रोटीन्स को स्टोर करने के काम आते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये लिपिड्स को स्टोर करने के काम आता है। तो यहाँ पर लिपिड्स की स्टोरेज से रिलेटेड पूछा था तो अमाइलोप्लास्ट आर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनोप्लास्ट आर रिलेटेड टू प्रोटीन। ये इशियोप्लास्ट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो आंसर है वो इलायोप्लास्ट है। इशियोप्लास्ट बेसिकली प्रिकर्सर होता है टू क्लोरोप्लास्ट, यानी प्रोप्लास्टिड से जो क्लोरोप्लास्ट बनता है वो इशियोप्लास्ट से गुजर के बनता है। यानी इशियोप्लास्ट वो होते हैं जो कि अभी लाइट की उसमें नहीं आए, अंडर लाइट एक्सपोजर नहीं आए। जब ये लाइट एक्सपोजर आएंगे तो इनके अंदर क्लोरोफिल बनना शुरू होगा और ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर इस क्लोरोप्लास्ट को भी डार्क में रखा जाए तो ये वापस से अपनी इस हालत के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। Now which type of movement through the cell membrane is not energy consuming process? यानी वो कौन सा प्रोसेस है जो एक्टिव नहीं है, यानी पैसिव प्रोसेस है। तो अगर खाली पैसिव, पहली बात तो पैसिव प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एंड सेकंड पैसिव प्रोसेस वो होता है अगर इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑस्मोसिस जो है वो एग्जांपल है पैसिव प्रोसेस की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कोई एग्जाम्पल नहीं दी हुई इन्होंने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ नॉट द आंसर। बाकी जो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस हैं इसमें थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट नहीं होती, बल्कि थ्रू द सेल मेम्ब्रेन का मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और मॉलिक्यूल मूव करके आ रहा है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के अंदर पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। अगर ये मटेरियल अंदर आ रहा है तो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। अगर मटेरियल बाहर जा रहा है तो पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन जो है उसका एक कंपोनेंट सेपरेट होता है या जाकर जुड़ता है। तो इनमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन ये वो प्रोसेसेस होते हैं कि जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज आर पैसिव प्रोसेसेस।